Welcome to the channel Lead the Show. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is theoretical foundations of media and culture. तो इसमें हम देखेंगे media as a cultural force, key theories and application of theories to contemporary media. तो सबसे पहले media as a cultural force. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मीडिया क्या है, मास मीडिया क्या है। वो सारी टेक्नोलॉजीज यानी कि वो सारे जरिए जिसके जरिए मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है ऑडियंस को खित्ते, कंट्री या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसे हम मीडिया कह सकते हैं। तो ये मीडिया हमारे लिए मोस्ट ऑब्वियस होते हैं, फैमिलियर होते हैं, मगर हम इसको ज़्यादातर मास मीडिया ही कहते हैं। और मास मीडिया का मतलब है कि वो जो हमारी ऑडियंस है, जो को प्रेजेंट है, एक साथ सुन रही है वो मैसेज, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है सेंडर से। यानी कि एक इंसान न्यूज रूम में बैठ के न्यूज पढ़ रहा है और आप उसको अपने रूम में बैठ के सुन रहे हो। तो यहाँ पे मास का मतलब है मैसिव रिसेप्शन ऑफ मीडिया। जैसे टेलीविजन, फिल्म वगैरह में होता है कि एक मैसेज आपके पास जा रहा है टेलीविजन के थ्रू, कोई वो टेक्नोलॉजी हो गई, वो एक जरिया हो गया उस मैसेज को पास होने का, और उसको मैसिव रिसेप्शन मिल रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तभी मीडिया कहेंगे जब वो मास ही होगा। बस ये है कि मीडिया तो कहेंगे ही जब एक मैसेज किसी मीडियम से दूसरे रिसीवर तक जा रहा है, और अगर ज्यादातर लोगों के पास जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है, तो मास मीडिया। क्योंकि मास मीडिया का दौर शुरू होने से पहले ही ये जो मीडियम है, इसको एक ऐसी चीज से रेफर किया जाता था जो ऑब्जेक्ट यानी जो मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर ऑफ मैसेज है यानी सब्जेक्ट, उनके दरमियान जो मौजूद कोई चीज है ना, जो इस मैसेज को कन्वे होने में, कम्युनिकेट होने में मदद दे रही है ना, तो उसे हम मीडियम कहते थे। अब हम डिफरेंट डायमेंशन देख सकते हैं मीडिया के, तो उससे हमें समझ में आएगा कि मीडिया एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिडेड फिनोमिना है। सिर्फ उसको हम कंटेंट नहीं कह सकते, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते। हिस्टोरिकल मीडिया स्टैटिक नहीं है, ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ है, और हम इसकी एवोल्यूशन को समझ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया से कैसे ये डिजिटल मीडिया की तरफ आया। तो अब हम उसका करंट रोल समझना चाहते हैं, तो ये चीजें हमें समझनी होगी, इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। टेक्निकल, इसका मतलब है कि वो टूल्स, वो प्लेटफॉर्म्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेट, टेलीविजन, एल्गोरिथम जो एनेबल करते हैं कम्युनिकेशन को, और कंटेंट प्रोड्यूस कैसे होगा, कंज्यूम कैसे होगा, इस चीज को शेप करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मीडिया एक इंडस्ट्री के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, प्रॉफिट मूवीज बनाई जा सकती हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। तो ये डायमेंशन एग्जामाइन करती है ऑनरशिप किसकी है, एडवर्टाइजिंग क्या हो रहा है, और कल्चर इंडस्ट्री क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। सोशल मीडिया एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, जिसमें हम नॉर्म्स वगैरह सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, और एक दूसरे से हमारी सोशलाइजेशन इस तरीके से होती है कि हम देखते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, और किसी ग्रुप में हमें इन ग्रुप का पार्ट बनने के लिए क्या नॉर्म्स सीखने पड़ेंगे। कल्चरल मीडिया शेप करता है, रिफ्लेक्ट करता है कल्चर को। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ कल्चरल एक्सचेंज होता है और कल्चरल इंपीरियलिज्म भी होता है। पॉलिटिकल, ये डायमेंशन फोकस कर रही है मैन, मीडिया और पावर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि स्टेट रेगुलेशन, मीडिया इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है कि वोटिंग ट्रेंड क्या चलेगा, और उसके अलावा ये अथॉरिटी को भी चेक एंड बैलेंस में रखता है कि हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, जो भी लोग अथॉरिटी में हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल, मीडिया इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट करता है, उसके एटीट्यूड एंड इमोशन को भी, उसकी जो परसेप्शंस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है। तो उससे लोगों के अंदर वो इवन फेयर एंड एंजाइटी तक कॉज कर सकता है। मीडिया एज अ कल्चरल फोर्स, मीडिया का ये किरदार भी है कि वो प्राइमरी कल्चरल फोर्स के तौर पर सोसाइटल वैल्यूज को नॉर्मलाइज करता है, रिफ्लेक्ट करता है, शेप करता है। जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, बिहेवियर्स हैं,
तो उससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाती है, क्योंकि सेम मैसेज डिसेमिनेटेड हो रहा होता है बहुत बड़े पैमाने पर, सब लोग वही देख रहे हैं, सब लोग वही ट्रेंड फॉलो करना चाह रहे हैं, तो वो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का बाइस बन जाता है। तो इससे वो सोसाइटी को मिरर भी कर रहा होता है और एक पावरफुल एजेंट भी बन जाता है कि जो फ्यूचर को शेप कर सकता है। खासतौर पे आज जो डिजिटल एज है, लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, तो वो काफी ज्यादा कल्चर को इन्फ्लुएंस करके होमोजेनाइज कर रहा है दुनिया भर में। इस लेक्चर में हमें थ्योरीज देखनी है, तो पहले ये समझना है कि मीडिया थ्योरी क्या होंगी। मीडिया थ्योरी सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कोई भी थ्योरी होती है वो एक सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग होती है कि ये चीज इस वजह से हो रही है, इसके होने से ऐसा हो रहा है। तो मीडिया थ्योरी जाहिर सी बात है मीडिया से रिलेटेड थ्योरीज ही हैं, जिसमें हम सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिस्टमेटिक वे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बता रहे हैं। की थ्योरीज हमारे पास है क्रिटिकल थ्योरी, कल्चरल स्टडीज, यूजेस एंड ग्लोरिफिकेशंस। बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी फ्रैंकफर्ट स्कूल से आती है। उसका फोकस था कि मीडिया कल्चर इंडस्ट्री के तौर पे काम करता है, वो कल्चर को कमोडिफाइज कर देता है, मैसेजेस को सिस्टमाइज कर देता है और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को रीइंफोर्स कर देता है ताकि पावर स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। और ये क्रिटिसाइज करता है कि किस तरीके से मीडिया पब्लिक परसेप्शन को शेप कर रहा है, इस तरीके से कि जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एलिट्स हैं उन्हीं को फायदा हो और उससे कंज्यूमरिज्म भी प्रमोट हो रहा है। कल्चरल स्टडीज, इसमें हम स्टुअर्ट हॉल को देखते हैं, जिन्हें हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ये जो थ्योरीज हैं ये बर्मिंघम स्कूल से आ रही हैं, ब्रिटिश स्कूल समझ लीजिए। इसमें हम देखते हैं कि मीडिया, कल्चर और पावर का कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है, और इसमें हम फोकस करते हैं कि कैसे ऑडियंस मीडिया को इंटरप्रेट करती है। सिर्फ वो पैसिव रिसेप्शन नहीं है, क्रिटिकल थ्योरी में तो यही बता रहे हैं ना कि मीडिया शेप करता है पब्लिक के परसेप्शन को, लेकिन कल्चरल स्टडीज इससे एक कदम आके जाके बोल रही हैं कि ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मीडिया को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो पैसिव रिसेप्शन नहीं है बल्कि समहाउ उनकी भी कुछ ऑटोनॉमी है। तो अब इसमें हम इनकोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे, जो हमने पहले भी देखा था कि कैसे प्रोड्यूसर इनकोड करता है मीनिंग को और ऑडियंस कैसे डिकोड करती है बेस्ड ऑन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। बात एक ही की जा रही है लेकिन ऑडियंस अलग अलग तरीके से उसको डिकोड कर रही है। डिटेल में देखेंगे इसको, और हम इसको हेजेमनी को भी डिस्कस करते हैं कि कैसे डोमिनेंट ग्रुप की जो पावर है वो मेंटेन रहती है कल्चरल मीन्स के जरिए। इसके बाद यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, इसमें फोकस शिफ्ट हो जाता है इस बात से कि मीडिया लोगों के साथ क्या कर रहा है, और इस तरफ आ जाता है फोकस कि लोग मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि ऑडियंस एक्टिव है, गोल ओरिएंटेड यूजर्स हैं जो कि स्पेसिफिक मीडिया को खुद चूज कर रहे हैं अपनी खुद की पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब डिटेल में देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्रिटिकल थ्योरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जो आई थी। क्रिटिकल थ्योरी सवालात उठाती है कि कैसे चीजें हैं हमारे माशरे में और कैसे मीडिया के पास अल्टरनेट वेज हो सकते हैं कि कैसे मीडिया को बिहेव करना चाहिए। क्रिटिकल थ्योरी इन चीजों पे सवाल उठा रही है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, इंस्टीट्यूट था वो सोशल रिसर्च का, 1923 में फ्रैंकफर्ट में वो स्टैब्लिश हुआ था। तो एक फेलिक्स वेल थे, उन्होंने इसको फाइनेंस किया था। मार्क्सिस्ट उनका था कि एम था कि डेवलप करेंगे वो मार्क्सिज्म की स्टडीज। तो वहाँ पे कुछ टीचर्स थे, उनमें से कुछ जो ज्यादा अहम है उनके नाम मैंने आपको दिखा दिए हैं, शक्ल भी दिखा दी है। तो क्रिटिकल थ्योरी आई कैसे, डेवलप कैसे, ओरिजिन क्या था ना उसका, क्लासिकल मार्क्सिज्म और फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस, उसके नतीजे में क्रिटिकल थ्योरी बनी थी। मार्क्सिज्म मार्क्स का है, फ्रॉइडियन फ्रॉइड का है। तो मार्क्सिज्म दरअसल एक सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस है जो कि एनालाइज करता है क्लास रिलेशन और सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट, मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन को इस्तेमाल करते हुए कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई,
इसकी मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन करते हुए और डायलेक्टिकल व्यू कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, उसका डायलेक्टिकल व्यू को साथ में लेके इस्तेमाल करते हुए मार्क्सिज्म एनालाइज करता है क्लास रिलेशन को और सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट को। जबकि फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस क्या करता है, वो ये कहता है कि लोगों को क्योर किया जा सकता है उनको कॉन्शियस बना के, उनके जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं उसको उन्होंने कॉन्शियस करना है और कुछ मोटिवेशन हो तो उससे लोग क्योर हो सकते हैं और हमें इंसाइट मिल सकती है। मकसद होता है कि जो इंसान के अंदर उसके रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो रिलीज हो जाएं। तो इनको सामने रख के, इनको मिलाकर क्रिटिकल थ्योरी ऐसे अपनी बात कहती है कि क्रिटिकल थ्योरी एक सेल्फ कॉन्शियस सोशल क्रिटिक है जिसका मकसद है चेंज और एमेंसिपेशन इनलाइटमेंट के जरिए, और इसमें कोशिश की जाती है कि ये थ्योरी खुद अपने ही डॉक्ट्रिनल एजम्पशंस के साथ ही डॉगमेटिकली क्लिंग ना हो जाए। इसमें आज हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर करेंगे। पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, वन बाय वन एक स्टेप लेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इसको मिला के देखेंगे कि क्या चीज़ सामने आती है। तो ज़रा सब्र और तहम्मुल कीजिएगा। कल्चर इंडस्ट्री की अगर नेचर को देखा जाए तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो लोगों की ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे एरियाज में लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जेन्युइनली फ्री हैं, जैसे कि वो फ्री हैं डिमांड ऑफ वर्क से, ठीक है, उनकी मर्जी है वो काम करें नहीं करें। लेकिन दरअसल बात तो ये है कि लोग आज़ाद नहीं हैं और बल्कि उनके ज़िंदगी के उन एरियाज में डोमिनेशन को जारी और सारी रखा जा रहा है, उनके फ्रीडम को डिनाई किया जा रहा है और इनके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, ऑब्स्टैकल लगाए जा रहे हैं उस डेवलपमेंट में। तो कल्चर इंडस्ट्री की ये नेचर है। तो कल्चर इंडस्ट्री या कल्चरल इंडस्ट्री क्या है? इसे लेजर इंडस्ट्री भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री वगैरह भी सब चीज़ें हम कहते हैं। तो कल्चरल इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिनका आउटपुट हो कल्चरल गुड और सर्विस, जिसके साथ साथ इकोनॉमिक और कल्चरल और सोशल वैल्यूज भी अटैच हों, जैसे फिल्म, लाइब्रेरी, म्यूजिक वगैरह। तो उस इंडस्ट्री से निकलकर हमारे सामने ये सारे कल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसी के नेचर के बारे में बात हो रही है कि कल्चरल इंडस्ट्री की नेचर ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंसान के ऊपर, लोगों के ऊपर डोमिनेशन को जारी और सारी रखती हैं और फ्रीडम को डिनाई करती हैं और उनकी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट नहीं होने देती। जबकि लोग सोच रहे होते हैं कि वो फ्री हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं जो कुछ भी वो करते हैं। द नेचर ऑफ मास कल्चर। मास कल्चर वाज द सीड बेड ऑफ पॉलिटिकल टोटलिटेरियनिज्म। एक ये बात है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, देखिए मास कल्चर स्टैंडर्डाइज्ड है, टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे तक आता है, ठीक है। एलिट क्लास को लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, जो कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये लोगों को, सिटीजन को ट्रेन करता है कि आप एक सिंगल नैरेटिव फॉलो करें, उस पर क्वेश्चन किए बगैर। और जब लोग एक ही तरीके का मीडिया, स्टैंडर्डाइज मीडिया कंज्यूम करते रहते हैं तो वो अपनी खुद की जबान, इमेजिनेशन खो देते हैं कि वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोच भी सकें। तो जो असल जेन्युइन डिबेट होनी चाहिए ना, जो असल इंसान के दिमाग में बातें, ख्यालात आ रही हो, उसके बेस पे डिबेट होने के बजाय जो एक स्टैंडर्डाइज ड्रामा है वो होने लगता है। जो चीज़ें हम मीडिया से सुन रहे हैं, जो कल्चर हम वहाँ से ले रहे हैं, उसी को बेस बना के डिबेट्स होती हैं। तो उससे जो सिटीजन्स हैं वो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट बनने के बजाय पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन और मास प्रोडक्शन के जरिए एलीट
को ये पावर मिल जाती है कि वो न्यू नॉर्मल सेट कर सकें। तो इससे पहले कि कोई डिसेंट शुरू हो, उसको इफेक्टिवली साइलेंस कर दिया जाता है न्यू नॉर्मल क्रिएट करके। अब आप लोग कमेंट में मुझे ये बताएं कि क्या वाकई मीडिया पे हमें स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज मिल रहा है? क्या सारे चैनल एक ही तरीके से एक ही बात बोल रहे हैं? क्या वो पैसिविटी को एनकरेज कर रहे हैं और आप बस स्क्रॉल करते हैं, वॉच करते रहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसके बारे में वाई पूछे बगैर? या फिर ये सूडो इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी एक ही डोमिनेंट पुरानी आइडियोलॉजी को डिफरेंट पैकेज में पेश किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कैपिटलिज्म कल्चर इंडस्ट्री, हमें समझ में आ गया। कैपिटलिज्म में हमारे पास कमोडिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और मैसिफिकेशन हो रहा है। तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो कम्युनिकेशन और कल्चरल स्टडीज को इंटीग्रेट करता है, ऐसे कि वो असल में कैपिटलिस्ट सोसाइटी की स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को इंटीग्रेट करता है और वो ये देखता है कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कम्युनिकेशन या कल्चर प्रोड्यूस्ड होता है। दो तरह के कल्चर हम देख लेते हैं, हाई कल्चर और लो कल्चर। हाई कल्चर में ये सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स, कंज्यूमर्स, कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। यानी हाई कल्चर का बेनिफिट ये है कि वो आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है, जबकि लो कल्चर आपको इंट्रैक्ट कर देता है, वर्किंग क्लास को इंसलेक्ट कर देता है और उनके लेजर टाइम को एक्सप्लॉइट करता है और उनकी जो सलाहियत है सोचने की या ऑटोनॉमिकली एक्ट करने की, उसको वो वीक कर देता है। तो कल्चर इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है इस कैपिटलिज्म में, आपको इस फिगर में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और कंजम्पशन हो रही है इस तरीके से कि स्टैंडर्डाइजेशन है, कमोडिफिकेशन है और मैसिफिकेशन है इस प्रोसेस में। और इसको एक्सप्लेन किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि कल्चर हेजेमनी है, सूडो इंडिविजुअलाइजेशन है और फॉल्स कॉन्शियसनेस है। लोगों को लगता है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन वो दरअसल उस परसेप्शन को, उस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं जो मीडिया से उनको मिल रहा है। क्रिटिकल थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये जो कल्चर इंडस्ट्री है ये एक फैक्ट्री की तरह काम करती है, प्रोड्यूस करती है स्टैंडर्डाइज कंटेंट ताकि पब्लिक को पैसिव रखा जा सके। सूडो इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? दरअसल जब मीडिया प्रोडक्ट देखने में डिफरेंट लग रहे होते हैं लेकिन फंडामेंटली वो सेम ही होते हैं, ठीक है, तो वो फॉल्स सेंस ऑफ चॉइस पेश कर रहे होते हैं ताकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन को मास्क किया जा सके, छुपाया जा सके। फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है? जब मीडिया ये प्रोपेगेट करता है कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं, यानी एक ऐसी क्लास जो कि पहले ही एक्सप्लॉइटेड है, तो वो मीडिया की प्रोपेगेटेड आइडियोलॉजीज को लेकर चलती है, तो वो फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि उस क्लास का खुद का कैसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो फिर वो स्टेटस को नेचुरल समझने लगती है। तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। कल्चर हेजेमनी क्या है? ये इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एलिट क्लास के जो आइडियाज हैं उसकी सोसाइटी में डोमिनेंस, और ये मीडिया इंस्टीट्यूशन के जरिए मेंटेन किया जाता है, डायरेक्ट आपको जबरदस्ती कोई फोर्स लगा के नहीं, बल्कि मीडिया के तरीके से। तो इसमें हम रैशनलिटी को देखते हैं। रैशनलिटी क्या है? हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल लेयर के तौर पे डिपेक्टेड किया गया है जो कि मीडिएट कर रही है इंडिविजुअल और ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर को। अगर इसका हेजेमनी से रिलेशन देखा जाए तो ये कल्चर हेजेमनी और इंडिविजुअल्स के इंटरनल कॉन्शियसनेस के बीच में बैठी हुई है कि वो समझ सके ये कहाँ उसके ऊपर डोमिनेंस हो रही है एलिट आइडियाज की, और वो कहाँ खुद के अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस के साथ सोच रहा है या काम कर रहा है। अगर सूडो इंडिविजुअलाइजेशन के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो रैशनलिटी एक रोल प्ले करती है इसमें भी, कि जहां मीडिया प्रोवाइड कर रहा है लॉजिकल मगर फॉल्स सेंस चॉइसेस का और यूनिकनेस का,
जबकि हकीकत में वो प्रोडक्ट सारी स्टैंडर्डाइज हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप कितना अपना रैशनल माइंड यूज कर पाते हैं। तो कैसे आप पहचान पाते हैं कि वाकई में इंडिविजुअलाइजेशन है या सूडो इंडिविजुअलाइजेशन चल रही है। उसके अलावा रैशनलिटी को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब आपकी रैशनलिटी को डिक्टेट ही रूलिंग क्लास के जरिए किया जा रहा है, तो जो आपके पास कॉन्शियसनेस आ रहा है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है। यानी वो लोग एक इरेशनल और एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम को परफेक्टली लॉजिकल समझने लगते हैं। तो ये है उनका फॉल्स कॉन्शियसनेस। यानी आपको समझ में आया, क्रिटिकल थ्योरी ज्यादातर मार्क्स और फ्रॉइडियन आइडियोलॉजीज को मिक्स करके आपको बता रही है कि कहाँ आपकी साइकोलॉजी से और कहाँ आपकी इकोनॉमिक के साथ, एक्सप्लॉरेशन के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपने इसके ऊपर सवाल उठाना है। अब कल्चरल स्टडीज को देखते हैं तो उसका मेन कंसर्न है सब्जेक्टिविटी एंड पावर रिलेशन इन कल्चर। तो उससे सर्किट ऑफ कल्चर बनता है। इसको डिटेल में देखते हैं। कल्चरल स्टडीज का फोकस होता है कि यूज ऑफ मीडिया कैसे हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के कल्चर को क्रिएट करने में, जो कि हमारी डेली लाइफ को स्ट्रक्चर करते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में आइडियोलॉजी इनॉग्रेट हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि जहां क्रिटिकल थ्योरी ऑडियंस को एक पैसिव मास समझ रही है, कल्चरल स्टडीज इस बात पे फोकस करते हैं कि लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उन चीजों को जो मीडिया के जरिए दिखाई जा रही हैं। तो वो मीडिया, कल्चर और पावर का इंटरसेक्शन देखते हैं। इनकोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। यहाँ पे हम इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर यानी एलिट क्लास यानी क्रिएटर्स इम्ब्यू कर रहे हैं मीडिया के टेक्स्ट को कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स के साथ। यानी कि वो जो टेक्स्ट है मीडिया में, उसका जो स्पेसिफिक मीनिंग है उसको वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उनकी खुद की जो आइडियोलॉजीज हैं, प्रोफेशनल कोड्स हैं, वो इनकोड हो रही हैं। और डिकोडिंग में ये बताते हैं कि जो ऑडियंस है वो उन मैसेजेस को अपने खुद के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझती है। समझ में आ रहा है आपको कि वो जब एक मैसेज को पास कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं एलिट या क्रिएटर्स, तो वो अपनी आइडियोलॉजी, प्रोफेशनल कोड्स के जरिए उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने खुद के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको डिकोड कर रहे हैं। इस वजह से ऑडियंस के पास 3 तरह की पोजीशंस आ सकती हैं। डोमिनेंट, हेजेमोनिक, यानी व्यूअर बिल्कुल सेम वही मैसेज एक्सेप्ट कर लेता है जैसा प्रोड्यूसर चाह रहा था। दूसरी पोजीशन नेगोशिएटेड, व्यूअर समझता है डोमिनेंट मैसेज को, मगर वो उसको मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो अपने खुद के पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और वैल्यूज में फिट कर सके। अपोजिशनल, अब इसमें व्यूअर अंडरस्टैंड करता है कि इसका मीनिंग क्या है, कि वो प्रोड्यूसर दिखाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, मगर उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट करके री इंटरप्रेट कर देता है मैसेज को, क्योंकि वो उसको एक अल्टरनेटिव लेंस के जरिए देखना चाह रहा होता है। जैसे कि अगर पाकिस्तान में कोई पैट्रियोटिक गाना या फिल्म बने तो कुछ लोग उठ के कहने लगते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है या पता नहीं कुछ अलग ही उनका माइंडसेट चलने लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस जज्बे के साथ आपने एक चीज को पेश किया, जो मीनिंग आपने कन्वे करना चाहिए, जो कहना चाहा, समझाना चाहा, ऑडियंस वैसा ही उसका मीनिंग ले, बल्कि वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो भी उसकी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो आपके काम को, प्रोड्यूसर के काम को अलग ही मीनिंग दे देती है। अब हम इसमें कल्चरल स्टडीज और मीडिया कल्चर का तालमेल देखते हैं। हर जगह पे एक कल्चर होता है, वहां पे यूथ का अपना एक कल्चर होता है, उसे कहते हैं यूथ सब कल्चर। तो यूथ सब कल्चर की स्टडी की गई तो ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज ने फिर ये दिखाया कि किस तरीके से मीडिया का जो कल्चर है, मीडिया कल्चर जो है वो किस तरीके से वहां पे यूथ में एक अलग ही किस्म की शनाख्त, एक अलग ही किस्म का ग्रुप कल्चर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है।
तो इस तरीके से मीडिया कल्चर दुनिया को देखने का नजरिया, रवैये और इवन शनाख्तों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब वो लोग जो कि मीडिया कल्चर के डिक्टेट्स को अनक्रिटिकली फॉलो करते हैं, तो वो मोस्टली मेन स्ट्रीम में खुद को पाते हैं, डोमिनेंट फैशन वैल्यूज बिहेवियर को कंफर्म कर रहे होते हैं। साथ साथ कल्चरल स्टडी ये भी देखने में इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से ये जो सब कल्चरल ग्रुप्स हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्चर को, आइडेंटिटी को रिजेस्ट करते हैं ताकि अपना खुद का स्टाइल और आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। ये टेंडेंसी यूथ में काफी होती है। तो पॉपुलर मीडिया कल्चर की जब हम कल्चरल स्टडीज करते हैं तो ये ऐसी स्टडी कोशिश करती है कि सरफेस पे लाए उन आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल आइडियाज को जो मास मीडिया इंटरटेनमेंट में छुपे हुए हैं। क्योंकि कल्चरल स्टडीज जो पर्सपेक्टिव है उसका ये मानना है कि मीडिया कल्चर ट्रांसमिट करता है आइडियोलॉजीज को, ऐसी आइडियोलॉजीज को जो कि रीइंफोर्स कर देते हैं ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी वगैरह पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन के जरिए। यानी जो भी चीजें ज्यादा दिखाई जा रही हैं, जो भी क्लास, जेंडर के हिसाब से जो भी आइडियोलॉजी ज्यादा दिखाई जा रही हैं, तो उससे पहले ही जो ऑपरेटिव स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। अभी इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। तो जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें मीडिया कल्चर रिप्रेजेंट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्टली देखा गया या तो ये सजेस्टिव होती है या प्रोवोकेटिव होती है। जैसे आप कुकिंग ऑयल्स के एडवर्टाइज देखें, ये सजेस्टिव है, उसमें सजेस्ट क्या किया जा रहा है, जहां मामता वहां डाल जा, ठीक है। अब जो भी खवातीन हैं वो डालडा में अगर पका रही हैं तो उनको दिखा रहे कि जो मदर है वो एक डालडा में ही पकाएगी तो वो एक अच्छी मदर है। और उसके अलावा उसके साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि जो खातून हैं उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ, और बहुत अच्छा उनका मूड है। हमारे किचन में ये सूरत हाल नहीं होती है, लेकिन वो एक दिखा रहे हैं कि एक जो माँ है, तो इससे लोगों के दिमाग में यही सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन आती है कि लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, खवातीन को ऐसा ही होना चाहिए। एक जब उनकी शादी होगी तो उनकी वाइफ इस तरीके से सज सवर के किचन में काम करेंगी और वो बोलेंगे कि बहुत भूख लग रही है और बहुत बातें बनाएंगे, और इसी तरीके से जब वो माँ बन जाएंगी तो भी वो ऐसे ही रहेंगी, बच्चा जवान हो जाएगा तो भी वो ऐसे ही खाना बनाते रहेंगे मुस्कुरा के। तो ये एक सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन है। जबकि जो दूसरी जो माएँ हैं जो इस तरीके से नहीं कर रही होती हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है या कुछ है, तो फिर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि हमें तो मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है और ये ऐसा कैसे कर रही हैं। तो उनको लगता है कि जो खवातीन झुंझला रही हैं या बहुत ज़्यादा मॉडल की तरह तैयार होकर खाना नहीं बना रही हैं या माँ है तो वो इस तरह से नहीं कर रही हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये एक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करी, ये सही नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है और इनको नॉर्मल हो जाना चाहिए। नॉर्मल वैसे ही जैसा सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन मीडिया में दिखाई जा रही होती है, खासतौर पे कुकिंग के ऑयल्स के जो भी एडवर्टाइज होते हैं उसमें। दूसरा प्रोवोकेटिव आप देख सकते हैं। अब इसमें हमारी सोसाइटी ये जानती है, ये समझती है इस बात को कि अगर इस तरीके का कोई मामला होता है तो वैसे ही ज़्यादा बातें खातून के ऊपर की जाती हैं। तो इसमें मज़ीद ऐसे जुमले लिखे गए, कहे गए कि जब अवाम ने सुने तो उनको और भी ज़्यादा ये लगा कि कोई खातून ऐसा कैसे कर सकती हैं। उनको इस बात पे ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था कि जो आदमी है वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी ऑब्वियसली किसी और का हस्बैंड था। तो जैसे कि ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन एक खातून कैसे कर सकती है? जाहिर सी बात है, एक आदमी जब ऐसी हरकत कर रहा है तो किसी खातून के साथ ही कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा बैकलैश आया, हालांकि अगर वो बोलना शुरू करे अगर कि हमें तो कानून और रिलीजन ये सब इजाज़त देता है कि हम किसी और से शादी कर लें, लेकिन बस वही कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है, इस बात पे ध्यान नहीं आया कि जो हीरो था उसने भी अपने बच्चे को खुद कहाँ पाल रहा था, उसने भी हॉस्टल में ही रखा हुआ था बच्चे को।
जैसे वो मिलने जाता था वैसे ही उसकी वाइफ मिलने जाती थी। लेकिन खैर ये एक हमारी जो सोसाइटी की एक सोच है, जो हमारे लिए एक नॉर्म है, उसको ही दोबारा री इन्फोर्स मीडिया कर देता है। यानी कल्चरल स्टडीज का फोकस इस बात पे है कि मीडिया कल्चर किस तरीके से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, कि जो पहले ही आइडियोलॉजीज हैं, पॉलिटिकल कल्चर है, उसको वो रीइंफोर्स कर रहा है। और मीडिया कल्चर मोस्टली स्पेसिफिक पावर ग्रुप्स की हेजेमनी को ही सपोर्ट करता है, चाहे वो स्पेसिफिक पावर ग्रुप जेंडर की बुनियाद पर हो, रिलीजन, एथनिसिटी, किसी भी बुनियाद पर। अब देखते हैं यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। अलेवा कैट्स, डेनिस मैकवेल और माइकल ग्रोविच ने ये टर्म यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन इंट्रोड्यूस की थी। इससे पहले की जितनी भी थ्योरीज थी उनका फोकस इस बात पर था कि मीडिया का क्या इफेक्ट पीपल के ऊपर आ रहा है, मगर ये थ्योरी यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन एक्सप्लेन करती है कि लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं मीडिया को अपनी नीड्स को, ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए। यानी ये इस बारे में बात करती है कि लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं, बजाय इस बारे में बात करने के कि मीडिया लोगों के साथ क्या करता है। लोगों की बहुत सारी नीड्स होती हैं, ग्रेटिफिकेशंस होती हैं, हम उसको 5 कैटेगरीज में बताते हैं। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, पर्सनल इंटीग्रेटिव, सोशल इंटीग्रेटिव एंड टेंशन फ्री नीड्स या टेंशन रिलीज नीड। इन नीड्स को पूरा करने के लिए लोग मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नॉलेज हासिल करने के लिए। कुछ लोग अपनी इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो क्विज प्रोग्राम देखते हैं, केबीसी, 7 करोड़, इस तरह के वो प्रोग्राम्स देखते हैं। अफेक्टिव नीड्स, इसमें बहुत सारे किस्म के इमोशन, प्रेशर्स और मूड आ जाते हैं। लोग उसके हिसाब से अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी स्पेसिफिक इमोशनल नीड्स उस वक्त की मूड के हिसाब से पूरी कर सकें। लोग सीरियल देखते हैं, उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जो भी प्रोग्राम्स में इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, रोना दिखाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से या तो वो रो सकते हैं या कह सकते हैं कि ये क्या ड्रामा है। तो वो, मगर उनको ये सब देखने में अच्छा लग रहा होता है। कोई सोशल मीडिया रील चल रही है तो वो देखते हैं, और जैसे कोई ड्रामा देखते हैं, कभी मैं कभी तुम, इस तरीके के। तो ये अपनी अफेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए देखते हैं। पर्सनल इंटीग्रेटिव नीड्स, ये इंसान की सेल्फ स्टीम नीड के बारे में है कि लोग मीडिया देखते हैं, उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, क्रेडिबिलिटी मिलती है, स्टेबलाइज हो जाते हैं। वो कैसे कि वो जब एड्स देखते हैं या वो मीडिया में, फिल्म में देखते हैं कि जो अमीर है या जिसको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो किस तरह की चीज़ें पहना हुआ है, उसके घर में कैसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ज़बान बोल रहा है, उसके कौन से स्टाइल हैं, जेस्चर हैं। तो वो उन चीज़ों को देखता है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। तो मीडिया उनकी हेल्प करता है उनको ये दिखाने में कि जिस तरह के वो बनना चाहते हैं वैसे लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, क्या उनका कल्चर है। तो अब जाहिर सी बात है, एक इंसान हर एक के घर में झांक झांक के तो नहीं देख सकता कि उनके घर में क्या कल्चर चल रहा है। तो मीडिया उनकी इस तरह से हेल्प कर देता है। सोशल इंटीग्रेटिव नीड्स, ये मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू पूरी हो जाती है। अब जो लोग अपनी सोशल गैदरिंग अपनी रियल लाइफ में नहीं रखते हैं, उनके ये बड़े काम आती है कि डिजिटल मीडिया पे जाकर वो अपनी पसंद के लोगों से, अपने माइंडसेट वाले लोगों से इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो उनकी ये सोशल इंटीग्रेटिव नीड सेटिस्फाई हो पाती है। टेंशन रिलीज नीड या टेंशन फ्री नीड, लोग एस्केपिज्म के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं मीडिया को, क्योंकि उनको बहुत टेंशन होती है, पेपर की टेंशन है या किसी और चीज़ की टेंशन है। मसला तो अपने टाइम पर ही हल होगा, लेकिन तब तक वो टेंशन उनको बहुत बुरा महसूस करवाती है। तो उस टेंशन से एस्केप के लिए बहुत सारे लोग मीडिया की तरफ जाते हैं। तो ये कोई भी उनकी नीड हो सकती है, कोई टेंशन वाली नीड कोई भी हो सकती है कि किस वजह से उनको टेंशन है, तो उस हिसाब से वो अलग अलग किस्म का मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अपने आने वाले एग्जाम्स के बारे में भूलने के लिए ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल सकता है। तो कुल मिला के बात ये सामने आ रही है कि अलग अलग थ्योरीज अलग अलग डायमेंशन की तरफ हमें लेके जा रही हैं। क्रिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि रोल ऑफ मीडिया क्या है, वो एक टूल है सोशल कंट्रोल का। कल्चरल स्टडीज कहते हैं कि वो एक आइडेंटिटी स्ट्रगल की साइट है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के हिसाब से मीडिया एक रिसोर्स है नीड को फुलफिल करने के लिए। रोल ऑफ ऑडियंस देखा जाए तो क्रिटिकल थ्योरी के हिसाब से ऑडियंस का रोल पैसिव होता है, मैनिपुलेटिव होता है।
कल्चरल स्टडीज के हिसाब से एक्टिव या इंटरप्रेटिव होता है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन के हिसाब से गोल डायरेक्टेड होता है, चूजी होता है। तो सवाल ये आता है क्रिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हु ओन्स द मीडिया, जो ओन कर रहा है वो मैनिपुलेट कर रहा है। कल्चरल स्टडीज इस बारे में सवाल उठाती हैं कि लोग मीनिंग क्या ले रहे हैं, प्रोड्यूसर ने क्या मीनिंग दी थी और रिसीवर ने, ऑडियंस ने क्या मीनिंग ली। यूजेस और ग्रेटिफिकेशन ये बताता है कि क्यों लोग मीडिया यूज कर रहे हैं। अगर नौजवानों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल के जवाब हमें यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन में मिल जाए। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज टू कंटेम्प्रेरी मीडिया, जल्दी से इसको देख लेते हैं। अगर डिजिटल एज में क्रिटिकल थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो डेटा कैपिटलिज्म हो रहा है। मसलन मॉडर्न प्लेटफॉर्म गूगल वगैरह यूजर्स के डेटा को कमोडिफाई कर देते हैं और यूजर का जो बिहेवियर है उसको प्रोडक्ट के तौर पर बना देते हैं एडवर्टाइजर्स के लिए। तो इससे हमें फ्रैंकफर्ट स्कूल का वो कंसर्न याद आता है कि कमोडिफिकेशन हो रही है। इको चैम्बर, एल्गोरिथम क्यूरेशन जैसे टिकटॉक, फेसबुक पर अक्सर फिल्टर बबल क्रिएट कर देता है जो कि एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज को रीइंफोर्स करता है और मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का एक फॉर्म क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से डाइवर्स व्यू पॉइंट फैल नहीं पाता क्योंकि एल्गोरिथम के तहत वही चीज़ें सामने आ रही होती हैं जो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को ही प्रमोट कर रही होती हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कल्चरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इनकोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो इन्फ्लुएंसर का जो क्यूरेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट है वो इनकोडेड इस हिसाब से हो सकता है कि वो कितने बेस्ट लग रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स उसे अपने हिसाब से डिकोड करेंगे। या तो वो कहेंगे कि हाँ इस पोस्ट में एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि इसमें तो फेक अनरिलेटेबल पिक्चर दिखाई जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे रेजिस्टेंस भी इजीली हो पाती है। मूवमेंट जैसे कि मी टू, ब्लैक लाइफ मैटर्स, इस तरह का जो मूवमेंट है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से डोमिनेंट कल्चरल नैरेटिव को चैलेंज करता है, तो मार्जिनलाइज वॉइस को आगे आने का मौका भी मिलता है, जिससे पब्लिक डिस्कोर्स भी शेप होता है और इस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर्स को रेजिस्टेंस भी मिलती है। आज के ज़माने में यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन को देखना चाहे तो आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज को देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई वगैरह में यूजर्स अपने हिसाब से कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए। और सोशल नेटवर्क साइट्स पे भी देख सकते हैं आप, यूजर्स अपने हिसाब से सोशल इंटरेक्शन करते हैं या दूसरों को देखते हैं और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी की अफर्मेशन करते हैं अपने एक्टिवली क्यूरेटिंग प्रेजेंस के जरिए। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीडिया एंड कल्चर की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस क्या हैं। इसमें से अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट में पूछ लीजिए, उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। अगला टॉपिक है हमारा सेमियोटिक एंड मीनिंग मेकिंग। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।